पवन सिंह को टिकट देना ही एक बड़ी भूल थी भाजपा की, बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि पवन सिंह की जो इमेज है कि वो महिलाओं के प्रति उनकी नीयत ठीक नहीं रहती है। अक्षरा सिंह से उनकी अदावत सब लोग जानता है और अक्षरा सिंह ने माने मजबूती से लड़ाई अपनी लड़ी है। उसने कहा है कि हमारे उनके साथ रिलेशन थे, लेकिन जिस तरह से बदतमीजी वो कर रहे थे तो उनके साथ रहना मैं जरूरी नहीं मानती। टीएमसी ने एक तरह से भाजपा को इतना कॉर्नर किया कि बाध्य होकर के पवन सिंह को अपना टिकट वापस करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में अभियान छिड़ गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बड़ा अभियान खड़ा कर दिया सोशल मीडिया पर और उनके गाने ट्वीट करने लगे। जिस महिला विरोधी की छवि रही पवन सिंह की, अब क्या उस छवि को बचाने की कोशिश अक्षरा सिंह के जरिए बीजेपी करेगी? वो भूल सुधारने के लिए कर सकती है, पार्टी ये कर सकती है और उपयुक्त उम्मीदवार होंगी अक्षरा सिंह वहाँ। उनको तो अब टिकट कहीं से नहीं देगी पार्टी। में भी नजर नहीं आएगी। कैंपेनिंग में कहीं ले जा सकते हैं लोग, क्योंकि वो नाराज नहीं है पार्टी से। अक्षरा के आने के बाद तो हो सकते हैं। नहीं तो अगर राजनीति करनी है तो फिर किसी दूसरे पार्टी से जा सकते हैं। अक्षरा सिंह के पिता ने कहा कि मेरी बेटी को अगर वहाँ से मिलेगा तो लड़ेंगे। हालांकि वो अभी समय जन सुराज की सदस्य बन गई हैं, लेकिन अक्षरा सिंह अगर खड़ी हो गई तो एक तो महिला है और दूसरी की उसकी छवि ठीक ठाक है। बिहार में बड़ी संख्या में विधायकों ने पाला बदली, मैंने 7 अब तक हो गए हैं, तो उन पे कार्रवाई हो सकती है। असल में तो ये तो झारखंड में शिबू सोरेन की बहू जो है सीता सोरेन इसमें फंसी हुई हैं और नरसिम्हा राव की सरकार ने मैंने संसद में ये कानून लाया था कि ये उनका विशेषाधिकार है कि वो किस तरह का सवाल पूछते हैं, और ये उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदल दिया है और कहा है कि ये नहीं हो सकता विशेषाधिकार। तो इसका व्यापक असर निश्चित रूप से होगा। झारखंड में तो होना ही होना है, बिहार में उसकी संभावना बन गई है। आरजेडी कांग्रेस में टूट हुई है, तो एक तो इनकी सदस्यता अभी तक किसी की गई नहीं है, तो अब माना जाए कि विपक्ष के पास एक मौका है कि वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इनके खिलाफ मुकदमा कोर्ट में कर सकती है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी और आज 4 मार्च सोमवार है। फिर से एक बार हम हाजिर हैं आपके सामने। आज दिन भर की बड़ी घटनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं खबरों पर जो आज घटित हुई हैं। अगर बात करें पहली खबर की तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है राजनीति में भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर। अब सदन के अंदर भी इधर उधर करने वाले लोगों पर मुकदमा चलेगा, भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, अब उनके ऊपर भी एफआईआर होगी। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो बिहार से जुड़ी हुई है। आज से बिहार में जो 11 एमएलसी की सीटें खाली हो रही हैं, नामांकन शुरू हो गया है। विस्तृत चर्चा इस पर भी करेंगे। इसके अलावा जिस तरीके से बीते दिन जन विश्वास महारैली में लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला था, परिवारवाद पर जवाब दिया था, और उसके बाद जिस प्रकार की अभियान अब सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है उस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। और फिर आखिर में हम बात करेंगे पवन सिंह की, पावर स्टार, भोजपुरी के सुपरस्टार। बीजेपी से उन्हें आसनसोल से लड़ने के लिए टिकट मिला, लेकिन उन्होंने उसे वापस कर दिया है और आज दिल्ली में जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की है और उसके बाद अब अक्षरा सिंह को लेकर भी खूब चर्चा चल रही है। तो सबसे पहले खबर की शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से जो माना जा रहा है कि राजनीति में भ्रष्टाचार को कम करेगा। कैसे देख रहे हैं प्रवीण बागी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, ये पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में आज घटित हुआ है? ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इससे लोकतंत्र में जो पैसे का लेन देन हो रहा है, जो धन आधारित लोकतंत्र देश में चल रहा है, उस पर बड़ा अंकुश लगेगा। क्योंकि ये शिकायत बहुत आम है कि विधायक और सांसद जो हैं वो सवाल पूछने के लिए पैसे लेते हैं या फिर ब्लैकमेलिंग करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं, और जब धन का भुगतान हो जाता है तो फिर सवाल जिस दिन आना होता है सदन में उस दिन वो अनुपस्थित हो जाते हैं उस समय, यानी उनका सवाल का जवाब नहीं हो पाता है। तो ये खेल बहुत दिनों से चला आ रहा था। अभी हाल में एक सांसद जो टीएमसी की महिला सांसद थी महुआ मोइत्रा, वो पकड़ी गई और इसी आधार पर उनकी सदस्यता भी खत्म हुई
कि वो पैसे लेकर के सवाल पूछती थी और भी कई लाभ लेती थी। और उन्होंने अपना मेल आईडी भी दूसरे को दे रखा था, यानी कोई दूसरा आदमी उनके बिहाफ में सवाल पूछता था और धन लाभ ये लेती थी महुआ मोइत्रा। बिहार में भी ये घटनाएं बहुत हुई थी एक समय में, जिस समय चारा घोटाला हो रहा था यहाँ, तो उस समय अनेक विधायक थे जो इससे संबंधित सवाल पूछते थे और फिर डील हो जाता था तो उस दिन सदन से गायब हो जाते थे। तो वो पैसे कमाए कई विधायकों ने, इसमें पकड़ में वो नहीं आए। महुआ मोइत्रा का भाग्य उतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो पकड़ी गई और सदस्यता चली गई। तो ये आड़ एक था कि विशेषाधिकार है विधायिका के सदस्यों को, और उस विशेषाधिकार की आड़ में वो बच जाते थे कि कोई जांच नहीं होगी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये विशेषाधिकार नहीं है। विशेषाधिकार आपका सिर्फ विधायिक कार्यों के लिए है, और ये विधायिक कार्य नहीं है। सवाल पूछने के लिए पैसे लेना या दूसरे कार्यों के लिए रिश्वत लेना, ये विधायिक कार्य नहीं हो सकता है। तो ये एक बड़ा फैसला है और लोकतंत्र में इसमें सुधार आएगा, ये उम्मीद की जानी चाहिए। इस खबर को और थोड़ा विस्तार से समझते हैं, जानते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी हैं। सवाल का मामला तो है ही पैसे लेकर पूछने का, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि वोट भी अगर आप रिश्वत लेकर देते हैं, यानी कहिए कि आप पाला बदलते हैं, क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो ऐसे में भी आप पर मुकदमा भ्रष्टाचार का चलेगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बहुत तल्ख टिप्पणी दी है और उन्होंने कहा है कि ये संसदीय विशेषाधिकार आपका नहीं हो सकता है कि आप रिश्वत लें और सवाल पूछें और इस तरह से। तो आज प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके उन्होंने मैंने एक्स पर ये डाला है कि ये फैसला बहुत अहम फैसला है और इसका स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से, और ख़ास तौर पे बिहार पर इसका असर हम लोग समझने की कोशिश करें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी उधर अभी जो क्रॉस वोटिंग हुई, और बिहार में ये संभावना, हालांकि राज्यसभा का चुनाव खत्म हो गया, लेकिन जिस तरह से विधायकों ने पाला बदल लिया, अचानक फ्लोर टेस्ट के दिन बदल लिया और उसके बाद भी अब लगातार बदलते जा रहे हैं, तो दल बदल कानून का कोई उनको डर नहीं है। ये जो आरोप लगा रही है कांग्रेस और भाकपा माले कि इनको 10-10 लाख रुपया दिया गया, करोड़ रुपया दिया गया और इसलिए ये पाला बदल रहे हैं, इनकी खरीद फरोख्त हो रही है। तो क्या पैसे लेकर विधायक पाला बदल रहे हैं और क्या उन पर भी कर, बिहार में बड़ी संख्या में विधायकों ने पाला बदली, मैंने 7 अब तक हो गए हैं, तो उन पे कार्रवाई हो सकती है। असल में तो ये तो झारखंड में शिबू सोरेन की बहू जो हैं सीता सोरेन इसमें फंसी हुई हैं, और उसी केस के फैसले पर 25 साल पुराने, जब पीवी नरसिम्हा राव जब थे उस समय ये कानून बना था, और नरसिम्हा राव की सरकार ने मैंने संसद में ये कानून लाया था कि ये उनका विशेषाधिकार है कि वो किस तरह का सवाल पूछते हैं, और ये उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदल दिया है और कहा है कि ये नहीं हो सकता विशेषाधिकार। तो इसका व्यापक असर निश्चित रूप से होगा। झारखंड में तो होना ही होना है, बिहार में उसकी संभावना बन गई है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, उधर हिमाचल प्रदेश में हुआ है, तो इसका एक असर होगा। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इसका असर तो अब देखना होगा। बिहार में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि क्या विधायकों ने जो पाला बदला वो पैसे लिए थे, अगर उन पर कोई मुकदमा होता है, कोई केस होता है, तो उसका असर तो देखने को मिलेगा। तो बिहार की बात कर रहे हैं, आरजेडी कांग्रेस में टूट हुई है, तो एक तो इनकी सदस्यता अभी तक किसी की गई नहीं है, तो अब माना जाए कि विपक्ष के पास एक मौका है कि वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इनके खिलाफ मुकदमा कोर्ट में कर सकती है। अब बिल्कुल कर सकती है, प्राथमिकी दर्ज कराया जा सकता है, उसमें सारी बातें वो दे सकते हैं, मगर क्या वाकई पैसे का लेन देन हुआ है ये उनको बताना पड़ेगा, और फिर उसकी जांच होगी, जांच एजेंसियां जांच करेंगी। अगर वो प्रमाणित होता है तो उसमें निश्चित रूप से सज़ा होगी, दंड मिलेगा, मगर ये लंबा चलेगा प्रोसेस, ये तुरंत नहीं हो जाएगा, ये लंबा चलेगा। और मगर पार्टियां उसमें कितना आगे आती हैं, कितना पहल कर पाती हैं, ये देखना होगा। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में 11 जो एमएलसी की सीटें हैं जो विधानसभा कोटे की हैं वो खाली हो रही हैं, यानी 11 एमएलसी की सदस्यता समाप्त हो रही है, जिसमें कि नीतीश कुमार और राबड़ी देवी का भी नाम है। तो ऐसे में अब नामांकन का दौर आज से शुरू हो गया है, तो उस पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रविरंजन जी हैं। एमएलसी का जो कार्यकाल समाप्त हो रहा है 11 सदस्यों का, इस पर क्या खबर है?
खबर ये है कि बिहार में 11 सीटें जो खाली हो रही हैं, उन सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और ये इसी अप्रैल महीने में ये 21 तारीख को ये चुनाव हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जदयू की 4 सीटें खाली हो रही हैं। जदयू के माने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीट खाली हो रही है मई महीने में, 6 मई को इनका कार्यकाल वो ख़त्म हो जाएगा एमएलसी वाला, तो उसके पहले चुनाव की घोषणा हो गई है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी ही पार्टी के संजय झा जो अब राज्यसभा से चुन लिए गए, खालिद अनवर हैं उनकी पार्टी से, और एक रामेश्वर महतो, ये 4 उनके खाली हो रहे हैं। लेकिन एक विधायक को माने जीतने के लिए, एक एमएलसी को जीतने के लिए कम से कम 21 वोट होने चाहिए। मतलब 21 विधायक आपके पास? हाँ, 21 विधायक होने चाहिए और नीतीश कुमार के पास उतने विधायक नहीं है कि तो चारों को भेज सके। तो एक को तो उन्होंने राज्यसभा भेज दिया, अभी भी उनको 3 जीताना है, तो 3 के लिए उनके पास विधायक नहीं है, तो वो कहाँ से करेंगे? तो घाटा नीतीश कुमार को हो सकता है। दूसरा ये है कि 3 एमएलसी भाजपा के हैं, मंगल पांडे और शाहनवाज हुसैन और संजय पासवान, इनके 3 हैं। भाजपा के पास वो संख्या है कि वो उनको जिता लेगी। और एक जो पिछली बार चुन के आए थे हम पार्टी के जो हैं संतोष सुमन को इस बार माने कयास यही लगाया जा रहा है कि भाजपा अपने कोटे से उनको जिता के ले जाएगी। दूसरा, कांग्रेस की तरफ से वो प्रेमचंद मिश्र का सीट खाली हो रहा है, तो प्रेमचंद मिश्र को कांग्रेस के पास वो अगर राजद के साथ मिलकर वो गए भाकपा माले के साथ, तो शायद उनकी कोई सीट बचे। अब देखना होगा। तो कांग्रेस का 1 है, हम का 1 है, भाजपा का 3 और जदयू का 4। इन चारों में जदयू को घाटा होना है। दूसरा, ये डर है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। ये बहुत बड़ी डर की संभावना इसलिए भी है कि जिस तरह से संजय यादव राजद से चुन के गए राज्यसभा में, उसका असर पार्टी के भीतर दिख रहा है। लोगों में नाराज़गी है कि किसी को ये लोग भेज रहे हैं अपने हिसाब से, तो जो बैठे हुए कार्यकर्ता हैं पहले से जो काम कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो राजद के भीतर इसको लेके बड़ी नाराज़गी है। तो इस बार के एमएलसी चुनाव में अगर क्रॉस वोटिंग हो गया तो राजद को भी मुश्किल झेलनी पड़ सकती है। और उनको जो अपने 2 रामचंद्र पूर्वे और राबड़ी देवी, उनके 2 हैं, सुनील सिंह नहीं, तो 2 सीट खाली हो रही है, एक राबड़ी देवी की और एक रामचंद्र पूर्वे की। तो राबड़ी देवी को तो निश्चित है कि वो लोग जिता ही ले जाएंगे, लेकिन रामचंद्र पूर्वे वाली सीट की जगह पर कोई दूसरा आएगा या वही रहेंगे। लेकिन अगर उनके विधायक इधर से उधर गए तो दिक्कत हो जाएगी। लग रहा है सर कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। पूरी संभावना है इस बात की, क्योंकि राजद के अंदर जितना असंतोष है और जिस तरह से वो सामने आ रहा असंतोष, एक एक करके विधायक छोड़ रहे हैं पार्टी, तो वो असंतोष यहाँ विधान परिषद के चुनाव में भी दिख सकता है और अनेक विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, विरोधी दलों के उम्मीदवारों को वोट कर सकते हैं अपना, और सदस्यता जाने का भी डर अभी नहीं है उनको, क्योंकि एनडीए की सरकार है। तो वो उसका अगर जो विधायक सपोर्ट करेंगे, विपक्षी विधायक, तो उसकी सदस्यता न जाए इसका तो ख्याल एनडीए करेगी ही, इतना शिष्टाचार तो निभाएगी। और फिर साली भर बाद चुनाव भी होने हैं विधानसभा के, तो इसलिए उनको एक तरह से अभयदान है वैसे लोगों को जो क्रॉस वोटिंग करना चाहते हैं। राज्यसभा में वाम दल को कुछ फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन क्या लग रहा है कि एमएलसी चुनाव में कुछ फायदा आरजेडी उनको देगी किसी एक सदस्य को वहां पर भेजकर? उतनी हैसियत कहाँ है राजद के पास, तो उतनी स्थिति नहीं है कि अपने लोगों को जिता करके फिर एक उनके उम्मीदवार को भी जिता ले। मगर अगर जोर बनाते हैं, वो दबाव बनाते हैं, तो एक आध सीट उनको दे सकती है। हालांकि पहले तो वो इस चुनाव में भाग ही नहीं लेते थे भाकपा माले के लोग, विधान परिषद और राज्यसभा के उसमें मतदान भी नहीं करते थे। मगर अब बदली परिस्थितियों में वो राज्यसभा के लिए भी मांग रहे थे टिकट, तो हो सकता है कि उसकी भरपाई यहाँ विधान परिषद में करें। हाँ, और संतोष सुमन का लग रहा है कि सीट एक बार फिर पक्का हो जाएगा, क्योंकि वो तो एनडीए के साथ हैं, तो एनडीए की जवाबदेही है कि उनको कैसे जिता कर लाया जाए। अब एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करते हैं जो कि बीते दिन महारैली के मंच पर लालू प्रसाद यादव ने की, और परिवारवाद पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री एक दिन पहले आकर हल्ला बोल कर गए थे, उस पर उन्होंने जवाब दिया है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर सर अभियान चल रहा है मोदी का परिवार। हर कोई अपने ट्विटर हैंडल पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार लगा रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं?
ये जवाब है एक तरह से। भाजपा थोड़ी सशंकित है। लालू यादव ने जिस टोन में ये बातें गांधी मैदान की सभा में कही, तो उसको लेकर के भाजपा सशंकित है, क्योंकि 95 में जो चुनाव हुआ था, 95 ने 2000 पिछला चुनाव जो 15 में हुआ था, 2015 में, उसमें ऐसे ही भाजपा आरक्षण समाप्त करना चाहती है, ये नैरेटिव बिहार में चल गया था। उसमें लालू प्रसाद अगुआ थे उसके, तो उसमें भाजपा को बहुत क्षति उठानी पड़ी थी। और तो उससे भाजपा थोड़ी सशंकित है कि कहीं ये भी गलत मैसेज जो है वो चला ना जाए और लोग इस पर यकीन न करने लगे, इसलिए तत्काल उसने बचाव की रक्षात्मक कदम उठाया है। और ये कहा जा रहा है कि मैं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार। मोदी ने खुद एक तमिलनाडु की सभा में इसका जवाब दिया कि उन्होंने घर छोड़ दिया है और पूरा देश उनका परिवार हाँ, पूरा देश उनका परिवार है, वो पूरे देश को परिवार मानते हैं, उसकी भलाई के लिए काम करते हैं। तो ये बचाव का ये है स्टैंड है भाजपा का। दूसरे की लालू ने ये भी कहा कि वो हिंदू नहीं है, नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी माता की मृत्यु पर मुंडन नहीं कराया, दाढ़ी नहीं छिलवाया, तो वो कैसा हिंदू। तो ये कोई यकीन नहीं करेगा, कोई भी समझदार आदमी यकीन नहीं करेगा कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू नहीं है तो फिर देश में हिंदू है कौन। इसी के लिए तो एक तरह से कहिए कि विपक्ष उनको बदनाम करता रहा है कि वो हिंदूवादी राजनीति चला रहे हैं, और अब फिर कह रहे हैं वो कि हिंदू नहीं है। मगर लालू के जो समर्थक हैं और लालू के जो वोटर हैं, उनमें ये बात ज़रूर चली जाएगी, क्योंकि बिहार में आम चलन है ये कि परिवार में किसी की भी मृत्यु होती है तो सर छिलाया जाता है, और उन्होंने नहीं छिलाया। तो जो ये गांव के वोटर हैं वो इतनी बातें समझ नहीं पाएंगे, तो उनको ये ज़रूर लगेगा कि कुछ गड़बड़ किया है मोदी जी ने, तो वो लालू की बात को ज़्यादा सही मानेंगे, और भाजपा कितना भी सफाई देते रहे वो उनके गले नहीं उतरेगा। तो इसलिए ये बचाव की मुद्रा में भाजपा है। और हालांकि अब बहुत परंपराएं बदल गई हैं, समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। बहुत से समाज में अब ये नहीं है, माथा छिलाने का कर्मकांड नहीं होता है। तो जैसे अभी अपने यहाँ भी आर्य समाजी विधि से 3 दिन में कर्मकांड सब हो जाते हैं, श्राद्ध के, गायत्री शक्तिपीठ के उससे हो जाता है, तो उसमें ये सब नहीं होता है। तो मगर जो जिनको टारगेट करके लालू ने कहा, वो तो लालू की बात पर यकीन करेगा। आप कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि ये जो कैंपेन अभी चला है, सबने अपने बायो में लिखा मैं मोदी का परिवार, माने जेपी नड्डा ने, अमित शाह ने, और तमाम, हाँ, पशुपति पारस ने भी लिखा, हाँ, चिराग पासवान ने अभी तक इस पर नहीं लिखा है, लेकिन तमाम बीजेपी के माने एनडीए के नेताओं ने लिखना शुरू किया। देखिए इसका असर अभी अभी हम जो खबरें जो लगातार अपडेट हो रही हैं कि कांग्रेस की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया आई है कि ये किसान इनका परिवार क्यों नहीं है, देश के किसानों पर इनका ध्यान नहीं है, अपना परिवार बताने लगे देश को, तो किसान उनके, तो इसका असर हो गया। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसी तरह का एक अभियान चला था जब राहुल गांधी ने उनको कह दिया था कि चौकीदार चोर है, तो मैं चौकीदार तब चलने लगा था। हाँ, तो सब लोगों ने लिखा कि मैं भी चौकीदार। तो अभी जो चल रहा है कि मैं मोदी परिवार, उसका असर होने लगा है, और ये एक बड़ा कैंपेन बन गया है। उसका असर कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव की बात को सब लोग बहुत हल्के में लेते हैं और मजाकिया, उनके वोटर जो हैं, जैसा कि आदरणीय प्रवीण बागी जी बोल रहे थे कि उनके वोटर जो हैं उनको समझ जाएंगे कि हाँ ये मोदी ने कुछ गड़बड़ किया है, लेकिन मोदी ने अपना परिवार छोड़ दिया है और वो अपने परिवार के साथ रहते नहीं हैं, हाँ, अलग हैं, तो कर्मकांडों से भी अलग हैं। माता से उनको बहुत लगाव था, इसलिए माता को कंधा देने वो पहुंच गए थे। लेकिन अपने परिवार में भी ऐसा होता है कि जरूरी काम रहता है तो जो अग्नि देता है उससे दूसरे को सौंपवा दिया जाता है कि अब ये करेंगे और आगे का काम। तो ये सब कोई बेमानी बात है। इसका जो बायो चेंज किया सभी भाजपा के नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने, उसका असर अब दिखने लगा है। अब ये लोग कहने लगे हैं कि ये जो मोदी जो है अब देश को परिवार बनाने लगे, तो किसान इनके परिवार नहीं है क्या, वो परिवार नहीं है क्या, उसका असर अब दिखने लगा। तो अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और वो है भोजपुरी के पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह। आसनसोल से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने टिकट वापस कर दिया, और आज दिल्ली में जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है। ऐसे में अब अक्षरा सिंह का नाम भी खुलकर सामने आ रहा है, और कहा जा रहा है कि पावर स्टार के हटते ही अब अक्षरा सिंह मैदान में आ सकती हैं आसनसोल सीट से। सर, कैसे देखते हैं पूरा जो ये हो रहा है?
पवन सिंह को टिकट देना ही एक बड़ी भूल थी भाजपा अच्छा। की, बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि पवन सिंह की जो इमेज है कि वो महिलाओं के प्रति उनकी नीयत ठीक नहीं रहती है। ओह, तो और लगातार कई किस्से सुनने में आते रहे हैं कि महिलाओं के साथ कैसे दुर्व्यवहार करते हैं, क्या धारणा है उनकी, और उनके कई गाने हैं। तो टीएमसी ने एक तरह से भाजपा को इतना कॉर्नर किया कि बाध्य होकर के पवन सिंह को अपना टिकट वापस क्या करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में अभियान छिड़ गया? पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बड़ा अभियान खड़ा कर दिया सोशल मीडिया पर, और उनके गाने ट्वीट करने लगे। तो बंगाली महिलाओं के प्रति बंगाली माल कह के उन्होंने कोई गाना गाया था, वो बहुत सोशल मीडिया पर घूमने लगा। पीएम मोदी को उसमें टैग किया गया। तो फिर पीएम ने पूछताछ की कि भाई क्या है इसमें, मामला क्या है, कौन है पवन सिंह। तो बाद में फिर शायद बीजेपी के लोगों ने ही ये कह के उनसे टिकट वापस मतलब करवाया। आपका कहना है मगर इसके पीछे और भी कहानी है। कहानी यह है कि बॉम्बे जो बॉलीवुड है वहाँ से भी उन पर दबाव पड़ा कि वापस लें, और दूसरे की बंगाल में ऐसा आंदोलन खड़ा हो गया कि जमानत जब्त हो जाती अगर लड़ते पवन सिंह तो। और बीजेपी का नुकसान भी होता। बीजेपी का नुकसान होता, और दूसरे की बीजेपी को दूसरी सीटों पर भी नुकसान होता। आसनसोल की सीट तो मतलब पूरे पश्चिम बंगाल होती पूरे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि संदेश खाली का मामला जो है, महिलाओं का जिस तरह से उत्पीड़न हुआ, उसको भाजपा ने बड़ा मुद्दा वहाँ बना रखा है। और फिर एक आप महिला विरोधी छवि रखने वाले को अपना उम्मीदवार बना रहे हैं, तो ये परस्पर विरोधी बातें थी। तो उस पाप से अब भाजपा बच गई, पवन सिंह ने बचा लिया एक तरह से। लेकिन आपको भी इसमें जोड़ेंगे, एक चर्चा आम चल रही है कि आरा से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, बीजेपी ने उन्हें आसनसोल दे दिया, इसलिए उन्होंने खुद वापस कर दिया। लेकिन जैसा प्रवीण बागी जी कह रहे हैं कि उन्होंने वापस नहीं किया, उनसे ले लिया गया। पवन सिंह तो माने 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि पार्टी का जहां से आदेश होगा वहां से वो लड़ेंगे, चुनाव जरूर लड़ेंगे, जैसा वो कह रहे थे। आरा से जरूर चाहते थे, क्योंकि आरा में उनका घर है, और वो चाहते थे कि आरा माने राजपूत बहुल वोटर भी हैं वहाँ पर, तो वो चाहते थे कि आरा से मिले। लेकिन वो ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि आरा से नहीं मिला तो कहीं, वो कहे कि हम सब जगह से लड़ सकते हैं, कहीं से भी मिले। लेकिन अचानक मैंने टिकट मिली और तुरंत वापस लिया, और इसके पीछे की कहानी तो आपने बता ही दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पवन सिंह माने भोजपुरी गीत गा के नाच के पैसा बना लें और पावर स्टार बन जाए, वो सब बात, लेकिन वो एक शब्द बोल नहीं पाते हैं। मैंने अच्छा। दो इंटरव्यू, तीन इतना इंटरव्यू गाना गाने वाला, इतना हाँ, फिल्म करने वाला बोल नहीं। हाँ, कुछ नहीं बोल पाते हैं। उनसे पूछा गया कि आप क्या करेंगे, मैंने तो मेरी विचारधारा, शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में पूछा गया कि आप शत्रुघ्न सिन्हा से लड़ने जा रहे हैं, तो हाँ, उनकी विचारधारा अलग है और मेरी अलग है। तो पूछ दिया एंकर ने कि आपकी विचारधारा क्या है, तो वही जो विकास करना है। तो ये क्या विचारधारा, मैंने कौन विकास करना है। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए, विकास मैंने करना है, लेकिन आप भोजपुरी के बारे में, सिनेमा के बारे में, गीत के बारे में पूछिए, विकास तो हो ही जाएगा। तो ये सब सवाल उनको ठीक से वो बोल नहीं पाते हैं, वो असहज माने राजनीति में। बीजेपी का प्रचार प्रसार वो बहुत लंबे समय से करते हैं। हाँ, वो करते रहे हैं। उनके माने वो भीड़ जुटाने वाले हो सकते हैं उनको, जैसे कल के रैली में खेसारी लाल यादव यहाँ आए थे और भीड़ जुटाने की कोशिश उन्होंने भी की थी, तो वो भीड़ जुटाने वाले हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि आदरणीय प्रवीण बागी जी बोल रहे थे कि उनकी जो छवि इतनी गंदी है और लोग उनसे नफरत करते हैं, माने जो भी माने राजनीति में यंग और जो माने एक खास स्तर का वर्ग है जो उनकी गीत सुनता है, उनका सिनेमा देखता है, और बाकी लोग पवन सिंह को पसंद नहीं करते। मतलब जो गाना सुनता भी है वो वोट देगा, इसकी क्या गारंटी? हाँ, इसकी क्या गारंटी है? ये भी बात है कि जो गाना सुनता है वह उन्हीं को वोट दे। और बंगाली लड़कियों के बारे में उन्होंने जो गाया, जो अभियान चला, इसी से उनको पैर किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसा आप कह रहे थे, अक्षरा सिंह से उनकी अदावत सब लोग जानता है, और अक्षरा सिंह ने माने मजबूती से लड़ाई अपनी लड़ी है। उसने कहा है कि हमारे उनके साथ रिलेशन थे, लेकिन जिस तरह से बदतमीजी वो कर रहे थे, तो उनके साथ रहना मैं जरूरी नहीं मानती, और वो हमने किनारा कर लिया। अक्षरा सिंह के पिता ने कहा कि मेरी बेटी को अगर वहाँ से मिलेगा तो लड़ेंगे, हालांकि वो अभी समय जन सुराज की सदस्य बन गई हैं। लेकिन अक्षरा सिंह अगर खड़ी हो गई तो एक तो महिला है, और दूसरी की उसकी छवि ठीक ठाक है। अक्षरा सिंह जुझारू महिला है और लोगों में साफ सुथरी छवि, उसकी गंदी छवि नहीं है। तो अक्षरा सिंह माने पवन सिंह के बदले में आ जाए तो पवन सिंह को डेमोरलाइज करने के लिए भी एक बहुत बड़ा वो ये हो जाएगा कि जो अचानक उन्होंने जो पैर वापस लिया। तो पवन सिंह ने टिकट वापस किया और उनके धुर विरोधी अक्षरा सिंह को बीजेपी वहीं से उतार दे, मतलब लगेगा कि उनका पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाएगा पवन सिंह का।
पॉलिटिकल कैरियर इतनी आसानी से नहीं ख़त्म होगा, कहीं फिर दूसरी जगह से किसी दूसरे पार्टी से किसी तीसरे पार्टी से मिल जाएगा, क्योंकि आजकल तो पार्टियों का ध्यान जो है सो कैंडिडेट पर बहुत कम होता है। उनका ध्यान ये होता है कि जिताऊं कैंडिडेट कौन है। अब वो भले गुंडा मवाली दुष्ट दुराचारी कोई भी हो, अगर वो जिता सकता है सीट तो उसको टिकट देने में कोई संकोच किसी को नहीं होता एक सवाल ये रहेगा कि जिस महिला विरोधी की छवि रही पवन सिंह की, अब क्या उस छवि को बचाने की कोशिश अक्षरा सिंह के जरिए बीजेपी करेगी? वो भूल सुधारने के लिए कर सकती है, पार्टी ये कर सकती है और उपयुक्त उम्मीदवार होंगी अक्षरा सिंह वहाँ, क्योंकि एक तो महिलाओं का इशू भाजपा ने वहाँ गर्म कर रखा है पश्चिम बंगाल में, और शत्रुघ्न सिन्हा अब बुजुर्ग हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन तो बहुत पहले हो गए थे, अब उसके भी ऊपर वो हो गए हैं, तो उसके सामने एक मजबूत दावेदारी पेश करेंगी अक्षरा सिंह और मजबूत चुनौती देंगी। और युवाओं में उनका खासा आकर्षण है, लोकप्रिय हैं, वो गीत भी गाती हैं, अभिनय भी करती हैं और अपनी बात तरीके से रखती भी हैं, तो इसलिए उनकी संभावना बनती है वहाँ से। तो पवन सिंह फिर इसका मतलब अब बीजेपी के कैंपेनिंग में दिखाई नहीं देंगे, अब जब अक्षरा आ गए तो उनको भागना तो अब टिकट कहीं से नहीं देगी पार्टी, कैंपेनिंग में भी नजर नहीं आएगी। कैंपेनिंग में कहीं ले जा सकते हैं लोग, क्योंकि वो नाराज नहीं है पार्टी से। अक्षरा के आने के बाद तो हो सकते हैं, नहीं तो अगर राजनीति करनी है तो फिर किसी दूसरे पार्टी से जा सकते हैं, मगर अब इस प्रकरण के बाद नहीं, हमको लगता है कि भाजपा उनको बहुत तवज्जो पहले देगी। शत्रुघ्न सिन्हा, पवन सिंह, फिर अक्षरा सिंह, आसनसोल में बिहारियों का दबदबा बढ़ रहा है। आसनसोल एक ऐसी सीट है जहाँ से बाहरी कैंडिडेट ही जीतते रहे हैं पिछले कई चुनाव से। बाबुल सुप्रियो 2 चुनाव जीते, वो भी बाहर के थे, हाँ एक्टर थे, वो भी गायक थे और बाहर के थे, आसनसोल के नहीं थे। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा जीते, वो भी बाहरी थे। अब जो फिर बीजेपी जिसको भेज रही है या शत्रुघ्न सिन्हा जो जीते दोनों में, तो वो भी बाहरी ही होगा। आसनसोल अभिनेताओं को पसंद करता है। हाँ, आसनसोल चूँकि सटा हुआ है बिहार और बंगाल की सीमा है वो, तो वहाँ बिहारी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और बिहार के कल्चर का असर है वहाँ, तो इसलिए बिहारियों को लगता है कि हमारे यहाँ का प्रतिनिधि रहेगा तो ज़्यादा बेहतर स्थिति हमारी रहेगी, हमको कई कामों में मदद मिल सकती है, तो इसलिए बिहारी अपने उम्मीदवारों को जमकर समर्थन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की जो चर्चा थी, लगभग 5 खबरों पर हमने बातचीत की, विस्तार से समझने की कोशिश की क्या कुछ चल रहा है। लेकिन पवन सिंह का जो मामला है वो अभी गरमाया हुआ है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने जरूर कहा कि कोई बड़ी खबर हम जल्द ही आप तक देंगे, लेकिन क्या होगी, क्या वो बीजेपी से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर कोई और इस बार पार्टी के सिंबल पर कहीं और से मैदान में वो चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। अक्षरा सिंह क्या करेंगी, बीजेपी उनको कहां से चुनाव लड़ाएगी, क्या अगली जो सूची जारी होने वाली है उसमें उनका नाम होगा, ये कई तरह के कयास लग रहे हैं। लेकिन सबके बीच एक बड़ी खबर बिहार की राजनीति से है कि कल हो सकता है कि एनडीए का जो कुनबा है वो एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन करेगा, जिसमें कि नीतीश कुमार का नाम तो आ ही रहा है जेडीयू से, क्योंकि 2 ही सीट भेजनी है, तो एक नाम खालिद अनवर का भी आ रहा है। और इसके अलावा देखना है कि बीजेपी के वही पुराने चेहरे रिपीट होते हैं या फिर कुछ नया देखने को मिलता है, जैसा कि राज्यसभा के चुनाव में हमने देखा है। वहीं हर किसी की निगाहें राजद पर भी होंगी, कांग्रेस पर भी होगी और साथ ही साथ वाम दल पर। तो बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।